ये कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स का एक थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट में हम इन न्यूमेरिकल्स को कंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा जो अगला जो लेक्चर होगा वो कंडक्शन और इंडक्शन यानी कि चार्जेस को कैसे डेवलप करते हैं उसके ऊपर होगा। वैसे जो नोट्स बच्चों को भेजा गया है उसमें तो हमने आगे तक पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे तक पढ़ लिया है, बट ये उन लोगों के लिए जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम लोग को 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करना है जो एनसीईआरटी पैटर्न का है या फिर सीबीएसई बोर्ड पैटर्न का है। और चूँकि बिहार बोर्ड में भी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न आ चुका है तो वो क्वेश्चन वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देयर आर 2 स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस ऑफ इतना कूलम ईच, सेपरेशन भी 50 सेंटीमीटर। पहले वाले में कहा जाता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, दूसरे वाले में इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा अगर चार्जेस को डबल कर दें और सेपरेशन को हाफ कर दें, तीसरे में क्या असर पड़ेगा अगर पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दें। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम इसके कैलकुलेशंस पे जाएं, अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो हमको एयर लेना होता है और Fe इज इक्वल टू KE Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैसे एनसीईआरटी में इसमें ये भी दिया गया है कि जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है। ध्यान रहे क्वेश्चन में स्फीयर का रेडियस नेग्लिजिबल है, स्फीयर का रेडियस नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 × 10⁹ SI यूनिट्स जो चार्जेस हैं सेंटीमीटर का सेपरेशन था। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो you'll get 1.5 × 10⁻² न्यूटन। वैसे कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन जो है मैं अपनी मेमोरी बेसिस पे आपको लिख के दे रहा हूँ। बेसिकली हमको फॉर्मूला यूज़ करना सीखना है और कॉन्सेप्ट लगाने हैं, तो आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा जाता है कि अगर चार्जेस को डबल कर दें, चार्जेस को डबल, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू KE Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब केवल F डैश कर देते हैं, KE दोनों ही चार्जेस को डबल किया तो उसके हिसाब में 2 टाइम्स इसका, 2 टाइम्स Q1 का और 2 टाइम्स Q2 का, तो 4 आ जाएगा Q1 Q2। डिस्टेंस को पहले के मुकाबले हाफ किया गया है। जब ऐसा करेंगे तो F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा KE 16 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 16 टाइम्स Fe। ये पहले F लेगा 16 टाइम्स F। वेरी सिंपल। तो पहले के मुकाबले जो चार्जेस है वो डबल हो गया, तो यहाँ पे 2 इसका 4 आया, R हमने हाफ कर दिया, R/2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखेंगे तो ये जो फोर्स है, जो नया फोर्स है, वो पहले के मुकाबले 16 टाइम्स। बाकी आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। F आपके ऊपर निकाल चुके थे, F ऊपर निकाल चुके थे, आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। फिर इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में जो पूरा सिस्टम था उसको पानी में डुबो दिया गया था। तो हम जानते हैं इन मीडियम अदर देन एयर F is equal to 1/4 pi epsilon naught into epsilon r Q1 Q2 by r square। तो F is inversely proportional to epsilon r। ये epsilon r क्या है, पढ़ चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर इसका वैल्यू होता है 80। फॉर वाटर इसका वैल्यू होता है 80। क्या होगा,
Therefore, force will be what? F dash मान लेते हैं, F dash इक्वल टू F by 80. F हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, F फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, तो यानी कि जो फोर्स है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, जो फोर्स है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी का है। उसमें ये कहा जाता है क्या कि इन द अबव प्रॉब्लम an uncharged sphere C is brought in contact with A followed by contact with B, what is the force now? What is the force now? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा छोटा किया गया है बिकॉज उतना टाइम नहीं लगाना चाहते, तो सीधी सीधी बात है। अब ऊपर के प्रॉब्लम में एक अनचार्ज स्फीयर सी है, उसको क्या किया गया, ए के साथ कांटेक्ट में लाए, सिर्फ बी के साथ कांटेक्ट में लाए। अब कहते हैं व्हाट इज द न्यू फोर्स, नया फोर्स क्या है। अब देखिए इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कंडक्शन का है। क्या होता है, किसी बॉडी के साथ जब दूसरे चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों पे बराबर का चार्ज बढ़ जाता है। यानी कि जैसे कैसे, लेट Q बी द इनिशियल चार्ज ऑन A, इनिशियल चार्ज ऑन A, लेट Q बी द इनिशियल चार्ज ऑन A, A पे हमने कहा क्या, इनिशियल चार्ज मान लिया Q, as well as on B, B पे भी सेम था, as well as on B। तो A पे हमने Q मान लिया और B पे भी सेम माना। सेम क्या, वो क्वेश्चन में पहले से दिया ही हुआ था, डाटा तो दिया ही हुआ, हमने अपनी आसानी के लिए ऐसा किया। अब क्या है, when C comes in contact with A, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, कितना आ जाएगा, Q प्लस 0/2 यानी कि Q/2। यानी कि जब हमने क्या किया, C को A के साथ कांटेक्ट में लेके आए, तो दोनों पे Q प्लस 0/2 बराबर का चार्ज बढ़ गया, Q/2। कंडक्शन में ही होता है, दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे, टोटल चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या है, when C brought in contact with B now, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन C क्या आएगा, Q प्लस Q/2 अपॉन 2, दैट मीन्स 3/8। ये आएगा 3/2, सॉरी 3/2 और ये 3/4 क्यों आएगा, वेरी सॉरी। कैसे, C पे तो Q/2 आ ही चुका था, B पे Q मान चुके थे, तो Q प्लस Q/2 अपॉन 2 बराबर, तो ये 3/4 क्यों। अगला क्या, अगला ये कि अब जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो F इज इक्वल टू KE
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के जो Q1 का जो चार्ज था वो अब हो गया था Q/2, Q2 का जो चार्ज था वो हो गया था 3/4Q। बाकी सब कुछ वही था। तो ऐसे में F इक्वल टू क्या मिला? ऐसे में F इक्वल टू यहां से मिला KE Q²/8R² और 3। इसको हम F डैश कर देते हैं क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले ही F मान लिया था। स्टार्टिंग में हमने F मान लिया था, इसको F डैश कर देते हैं। नाउ वी कैन कंपेयर। ये जो F डैश है आप देख सकते हैं, जो F डैश है वो कितना आएगा? 3/8 इंटू F। और F हम लोग पहले ऊपर निकाल चुके थे 1.5 इंटू 10⁻², ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब प्लेस करके F डैश निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब इट्स टू सिंपल, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा, C को जब A के साथ टच में लेके आए, C पे चार्ज 0 था, Q पे और A पे Q था, तो Q + 0/2 बराबर और Q/2 आ गया। किस पे? A पे। B पे जब गए तो Q + Q/2 का हाफ यानी कि 3/4Q। अब जब यहाँ पे हम देखेंगे तो Q1 की जगह Q/2, Q2 की जगह 3/4Q। कंपेयर कराएंगे, पहले जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फोर्स निकाला था वो F, उसके टर्म में कितना बन जाएगा? 3/8। अब यहाँ पे F का वैल्यू प्लेस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम जगह पे कैलकुलेशन कर दिया जाता है, लेकिन आप कैलकुलेशन खुद करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोर्ड्स में कैलकुलेशन होता रहता है और टाइम बचाना आना चाहिए। ये दोनों एनसीईआरटी का था और हाल फिलहाल बोर्ड्स में एक अच्छे लेवल, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था, और उस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है स्टेट लेवल के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या था? देयर आर टू चार्जेस (2 microcoulomb and 1 microcoulomb). In the other case, the charges are (2 microcoulomb and -3 microcoulomb). Give the graph between Fe and 1/r²। क्या दो चार्जेस हैं, 2 microcoulomb 1 microcoulomb, और in the other case, दूसरे केस में चार्जेस क्या है? 2 microcoulomb and -3 microcoulomb। तो आपको बताना है गिव द ग्राफ बिटवीन व्हाट? Fe and r², 1/r²। ये आपको बताना। ये मेरे ख्याल से 2011 का बोर्ड्स का क्वेश्चन है और इस टाइप का आ सकता है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पार्ट में देखिए फोर्स का कैलकुलेशन, तो Fe, ये फर्स्ट पार्ट है, Fe = KE Q1 Q2/r²। KE की जगह 9 × 10⁻9। एक चार्ज था 2 microcoulomb, माइक्रोकुलम का मतलब 10⁻6, माइक्रोकुलम 10⁻6। 1 में क्या था? 1 × 10⁻6 डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 × 2 = 18 × 10⁻³ ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट बोर्ड्स में लिखने का मार्क्स मिलता है, तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। ये आपने फोर्स लिखा फर्स्ट केस में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², कुछ ऐसा। यानी कि Fe और 1/r² का ग्राफ बनाएं, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, तो उस ग्राफ का स्लोप कैसे रहना चाहिए? पॉजिटिव।
ग्राफ का स्लोप कैसे रहना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ये है आपका Fe, ये है आपका 1/r², और इसका जो स्लोप है दैट विल इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव स्लोप रहेगा। और इस ग्राफ का जब स्लोप देखेंगे, इस ग्राफ का स्लोप तो पॉजिटिव, और स्लोप का वैल्यू कितना आएगा? क्यों? 1/r² तो वेरिएशन में ले रहे हैं ना। अब क्या है इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूं। जो सेकंड पार्ट था, चार्जेस कितना था? 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और -. यानी कि इस केस में अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इतने का फर्क आएगा, 2 3 6 9 54, इतने का ही फर्क आएगा। अब क्या है इसमें अगर आप देखें, क्या इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये स्लोप किस में आ जाएगा? माइनस में। बाकी सब कुछ वही है। क्यों? F is equal to R, F is directly proportional to 1/r² कहें या Fe is inversely proportional to r² कहें, तो ग्राफ वैसे ही रहेगा। फर्क सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो स्लोप है, ये सेकंड केस का स्लोप मैं अलग से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका स्लोप है इट विल बी नेगेटिव। ये रहा Fe और ये रहा आपका 1/r², स्लोप क्या आया? नेगेटिव। और इसका ये रहेगा किसमें? नेगेटिव स्लोप। और ये वैल्यू कितना आएगा स्लोप का? कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका r² तो कांस्टेंट ही है, ये r² तो वेरी कर रहा है, बाकी r² को छोड़ के ke और ये q1 q2 तो किसी उस डाटा के लिए कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इसमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस बार इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। चार्ज चूंकि यहाँ पे माइनस में था, एक चीज़ और है, वैसे अभी हम फोर्स को डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन अगर माइनस साइन लिख दिया तो वो फोर्सेस के डायरेक्शन के लिए होता है, फोर्स के डायरेक्शन के लिए होता है। लेकिन इस केस में जो ग्राफ है ओवरऑल वो नेगेटिव है। तो कुल मिला के ये 3 क्वेश्चन और बताया था। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी लेक्चर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके थे, और इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो सिर्फ चार्जेस को डेवलप करने के लिए का जो मेथड है, कंडक्शन और इंडक्शन, उसके